हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो लास्ट क्लास में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम लगभग खत्म कर दिया था। जितने भी टॉपिक है जो ऑलमोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक हमने देख लिए। आज की क्लास केवल और केवल एक्सक्लूसिवली जेई के बच्चों के लिए है, क्योंकि आज जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ ये केवल जेई में आते हैं। नीट में जो है वो अब तक इनसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, ना ही नीट में पूछे जाते हैं। तो भैया देखो, एक दो टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है, जैसे वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो इसलिए हम वेपर प्रेशर दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये क्या होता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना, ये क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर एक क्वेश्चन पहले हमने किया था, ठीक है, तो उसको डिटेल पढ़ेंगे कि वास्तव में रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता क्या है। फिर एक जो है वो डीलिक्विसेंट सब्सटेंस होते हैं, एक इफ्लोरोसेंट सब्सटेंस होते हैं। तो ये दो चार वर्ड है, बस केवल इनके बारे में हमें पढ़ना है। थोड़ा सा टॉपिक है, अभी कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की, है ना। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है भैया जी। देखो, क्या साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जो है ये होता क्या है। तो साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, साथ साथ। कि आप ये मान के चलो कि हमारे पास दो रिएक्शन है, ठीक है, और दोनों रिएक्शन एक ही कंटेनर में हो रही है और दोनों रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है। जैसे आप ये मान के चलो कि एक कंटेनर है। देखो, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे, एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में एक रिएक्शन हो रही है, मान लो ये है कंटेनर ए, ठीक है, और इसके अंदर रिएक्शन हो रही है, कोई ए सॉलिड है और ए सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है बी गैस और साथ में सी गैस में, ठीक है, सी गैस में। एक तो ये कंटेनर है। एक दूसरा कंटेनर है जहां पर जो है वो कोई रिएक्शन हो रही है। अपने पास मान लो कोई दूसरा, अपने पास मान लो एक्स सॉलिड है और ये कन्वर्ट हो रहा है भैया जी एक तो सी गैस और साथ में जो है वाई गैस में, ठीक है। इस तरीके से दो रिएक्शन है, दो अलग अलग कंटेनर है। अभी तो दोनों रिएक्शन का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इस रिएक्शन का इससे कोई मतलब नहीं है, इस रिएक्शन का इससे कोई मतलब नहीं है। दोनों रिएक्शन अलग अलग है। और अब आपने क्या कर दिया भैया, इन दोनों रिएक्शंस को एक ही कंटेनर में करवाया। कहने का मतलब अब कंडीशन ऐसी आ गई, एक कंटेनर लिया और अब ये दोनों कंटेनर को आप ये मानो कि दोनों कंटेनर को आपने या तो जोड़ दिया या फिर दोनों रिएक्शन को एक ही कंटेनर में परफॉर्म करवाया। जैसे ए सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू बी गैस और साथ में सी गैस, एक तो ये है। दूसरी रिएक्शन हो रही है अपने पास, जैसे एक्स सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू सी गैस और साथ में है वाई गैस, ठीक है। इस तरह की रिएक्शन, अब इसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब दो अलग अलग रिएक्शंस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है और साथ में इन दोनों के बीच में कोई एटलीस्ट वन चीज जो है वो कॉमन होनी चाहिए, कोई एक कॉमन होना चाहिए। जैसे यहां पर कॉमन कौन है, सी दोनों में कॉमन है। तो ये दिस विल बी द केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो भैया मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस टाइप ऑफ equilibrium arise when two equilibria are present in same container and any one या फिर आप यू गो एंड at least any one species is common between both equilibrium, ठीक है। तो भैया ये जो है वो अपने पास कंडीशन ऐसी है कि दो इक्विलिब्रिया है, अलग अलग है और दोनों एक ही कंटेनर में होंगे और दोनों के बीच में कोई एटलीस्ट कोई एक स्पीशीज क्या होगी, कॉमन होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अब इस तरीके का इक्विलिब्रियम जो है ना, इससे क्या कैलकुलेशन बनती है, हमें जो वो क्या एक तरीके से इससे रिजल्ट मिलता है, ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछेगा ये हमें समझना है। तो आप देखो जरा कि हमारे पास इस कंटेनर में, यह कंटेनर ए, इस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी गैस प्लस सी गैस। अगर हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें ना,
तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के केस में हम ये बोलेंगे t इक्वल टू 0 पर मान लो ये सॉलिड 1 है, हमें ये पता है कि सॉलिड की कंसंट्रेशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वास्तव में सॉलिड का एक्टिव मास हमें कितना लेना है 1 है। t इक्वल टू 0 पर ये 0 और ये 0, थोड़ी देर बाद में जब इसमें इक्विलिब्रियम आएगा एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, मान लो ये कितना भी हो गया इससे मतलब नहीं है, मैं ये कहता हूं कि मान लो इसका जो प्रेशर है ये अपने पास P1 है, तो इसका भी प्रेशर कितना होगा P1 होगा, दोनों का प्रेशर कितना होगा P1 होगा। रीजन क्या है, क्योंकि भैया देखो इसके एक से इसका एक बनता है, इसके एक से इसका भी एक बनता है, तो दोनों के मोल अगर सेम है तो इक्विलिब्रियम पर दोनों का प्रेशर भी क्या होगा, सेम ही होगा। और इस केस में अगर आपको इसके लिए Kp लिखना है तो मुझे बताओ कि इसके लिए मैं लिख रहा हूं Kp1 मान लो, ठीक है, तो Kp1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया P1 का स्क्वायर, क्योंकि ये होगा भैया इसका पार्शियल प्रेशर इनटू इसका पार्शियल प्रेशर, तो Kp इक्वल टू P1 स्क्वायर, ठीक। अब अगर इस कंटेनर की बात करें, X सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू C गैस प्लस Y गैस, यहां पर देखो वही बात, t इक्वल टू 0 पर ये 1 है, ये 0 ये 0, एट इक्विलिब्रियम जब इसमें इक्विलिब्रियम आएगा, ये तो सॉलिड है, मान लो इक्विलिब्रियम पर इसका प्रेशर P2, तो इसका प्रेशर भी कितना होगा P2 ही होगा, क्यों, क्योंकि भैया इसके एक से इसका एक बनता है, तो इसका P2 है, दोनों के मोल अगर सेम है तो दोनों का प्रेशर भी सेम होगा। तो अगर मैं कहूं कि Kp2 की वैल्यू जो कितनी आएगी P2 स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो है ना आपको ये बोलेगा, सेम टू सेम लैंग्वेज क्वेश्चन की जो है वो इस तरीके की आएगी कि पहले दोनों रिएक्शन जो है वो अलग अलग कंटेनर में है, अलग अलग कंटेनर में है, तो आपको Kp1 और Kp2 की वैल्यू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नोन होगी, या तो आपको डायरेक्टली Kp1 Kp2 की वैल्यू दे देगा, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, Kp1 और Kp2 कैलकुलेट करना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उससे। क्लियर है बात। अब देखो कि अब सेकंड केस आपको ये बोल रहा है कि अगर जो है वो दोनों रिएक्शन को एक ही कंटेनर में परफॉर्म करवाए, है ना, तो हमारे पास क्या पिरामिड बनेगा, क्या कैलकुलेशन होगी, ध्यान से देखना, हमें यही चेक करना है कि जो हम यहां पर ये इक्वेशन बना रहे हैं ना, क्वेश्चन इसी इक्वेशन से आएगा। और दूसरी चीज कि भाई साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम हर अलग अलग, मतलब हर केस में हर रिएक्शन चेंज होगी, तो रिएक्शन चेंज होगी तो भैया ये क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिएगा जरा कि अगर दोनों रिएक्शन जो है वो एक ही कंटेनर में हो, इफ बोथ reactions are occurring in same container, same vessel या same container, ठीक है। तो भैया जी देखो क्या ये रिएक्शन होगी, A solid is converting into B gas plus C gas, ठीक है। फिर दूसरा है X solid is converting into, ये हो गया अपने पास Y gas plus C gas। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करूं तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में C है, यहां पर भी C दोनों में कॉमन है, अगर दोनों को आपने मिला दिया तो आप देखो इस रिएक्शन के लिए भी इस तरफ C की कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई, और C की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। और सेम टू सेम इस रिएक्शन में भी इसके लिए C की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि भैया इसमें C है तो इसमें जो C है इसकी वजह से ये C बढ़ जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम पीछे आएगा, और इसमें जो C है इसकी वजह से इसका C बढ़ जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम भी पीछे आएगा। कहने का मतलब दोनों रिएक्शंस का जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये ली चैटर्जी ने कहा था कि C बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। भैया t इक्वल टू 0 पर ये 1 ये 0 ये 0 ये 1 ये 0 ये 0। अब हमें जो है इन दोनों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये दोनों तो कैसे है, सॉलिड है, हमें इनसे मतलब है। मैं ये कहता हूं कि मान लो इक्विलिब्रियम पर डायरेक्टली लिख रहा हूं एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आएगा यहां पर भी एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। मान लो अब इक्विलिब्रियम पर इसका प्रेशर जो है ना ये है P1 डैश और इसका भी प्रेशर कितना होगा, P1 डैश ही होगा। सेम टू सेम ऐसा ही यहां इक्विलिब्रियम पर इसका प्रेशर हो गया P2 डैश और इसका भी प्रेशर कितना होगा, P2 डैश होगा, है ना, क्योंकि इसके एक से इसका एक बनता है तो इसके एक से इसका P2 डैश बन रहा है तो इसके एक से इसका भी P2 डैश बनेगा। सेम टू सेम इसके एक से इसका एक बन रहा है, इसके एक से इसका P1 डैश बन रहा है तो इसका भी P1 डैश ही बनेगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं पूछूं भैया जी P1 डैश और P1 में से ज्यादा कौन सा होगा, तो कंफर्म है भैया P1 डैश और P1 में से ज्यादा कौन सा होगा कि P1 इज ग्रेटर देन P1 डैश। ठीक ऐसे ही P2 विल बी ग्रेटर देन P2 डैश।
क्या रीजन है इसका? क्योंकि भैया इसका इक्विलिब्रियम तो पीछे की तरफ शिफ्ट हो चुका है, इनका प्रेशर कम होगा क्योंकि इधर दोनों रिएक्शन में सी का अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब भैया देखो इस रिएक्शन में सी कितना बना, P1 डैश, इस रिएक्शन में सी कितना बना, P2 डैश, लेकिन भैया दोनों रिएक्शन एक ही कंटेनर में है ना, तो मैं कहूं कंटेनर में टोटल सी कितना है, तो यहां पर तो सी का अमाउंट आएगा P1 डैश प्लस P2 डैश, और यहां पर सी का अमाउंट आएगा P2 डैश प्लस P1 डैश। ये लो जी, दोनों रिएक्शंस में जो है वो हमें क्या मिल गया, एक तरीके से बी भी मिल गया, एक तरीके से सी भी मिल गया। अब दोनों रिएक्शन के लिए अगर मैं इसके लिए केपी का वैल्यू लिखूंगा तो KP1, तो KP1 भैया देखो याद करो मैंने आपको बताया था कि कुछ भी चेंज कर दो आप, चाहे प्रेशर चेंज करो चाहे कंसंट्रेशन चेंज करो, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक जो है वो हम बोलेंगे कि भैया केपी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो KP1 तो उतना ही रहेगा, कितना, P1 स्क्वायर, लेकिन ये एक्सप्रेशन जो है KP1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर P1 डैश इनटू P1 डैश प्लस P2 डैश, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है P1 स्क्वायर के। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक ऐसे ही KP2 का एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, तो KP2 इज इक्वल टू मैं ये लिखूंगा जी P2 डैश, और ये आ जाएगा P2 डैश प्लस P1 डैश इज इक्वल टू ये आ जाएगा P2 का स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देख लो जरा कि भैया दो इक्वेशन है और हमारे पास दो अननोन चीजें हैं, कैसे कि P1 और P2 की वैल्यू क्वेश्चन में मिलेगी आपको, दूसरा जो है वो हमारे पास क्या बचा है, P1 डैश बचा, एक P2 डैश बचा, इनकी वैल्यू कैलकुलेट आपको करनी होगी। तो दो अननोन चीजें, दो इक्वेशन है, हम यहां से P1 डैश और P2 डैश बता सकते हैं, यानी हम बता सकते हैं कि जब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन दोनों में एस्टैब्लिश होगा तो इस केस में B का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, C का कितना होगा, Y का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, आप सारी चीजें आसानी से बता सकते हैं। क्लियर है? तो भैया इसी को साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और इसके अलावा जो है ना आपको ये ध्यान में रखना है कि हर एक केस में रिएक्शन चेंज होगी तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा, अब उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होता क्या है, तो होता यही है कि भैया दो रिएक्शन एक ही कंटेनर में होगी और दोनों के बीच में एटलीस्ट कोई वन चीज क्या होगी, कॉमन होगी। ठीक है, कैलकुलेशन करने का मेथड मैंने आपको बताया, तरीका मैंने बताया। अब इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से चीजें जल्दी समझ में आती हैं। देखिएगा जरा, है ना, क्वेश्चन से चीजें बहुत आसान हो जाती है। देखो कि जैसे सेम टाइप का हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, सेम टाइप का हमें क्वेश्चन लेना है, फिर हम एक थोड़ा सा अलग इस पर अलग क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो एक रिएक्शन है A सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू B गैस प्लस C गैस, ये बोल दी रिएक्शन नंबर 1। दूसरी रिएक्शन है X सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू Y सॉलिड Y गैस प्लस C गैस, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपको ये बोला है कि इफ reaction 1 and reaction 2 both are occurring in different container, in this case ठीक है, फिर आपको ये बोला है in this case total pressure at equilibrium is 20 atm and 40 atm, 20 atm and 40 atm in reaction 1 and reaction 2 respectively। ठीक है, देन कैलकुलेट। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है, पहला आपको दे दिया Kp ऑफ बोथ रिएक्शंस, ठीक है, दूसरा आपको दे दिया कि टोटल प्रेशर इन कंटेनर इफ both reactions are
या इफ A and X, if A and X are mixed in same container in sufficient amount to establish a simultaneous इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि भैया आपको जो है वो ऐसा दिया है कि दो रिएक्शन है, पहले ये दोनों रिएक्शन अलग अलग कंटेनर में हो रही है और दोनों रिएक्शन अगर अलग अलग कंटेनर में हो रही है, इस केस में आपको ये बोला है कि भैया जी जो ए है, जो पहली रिएक्शन है, इसका टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर दे रखा है, कितना दे रखा है, इसका टोटल प्रेशर तो दे रखा है आपको 20, और जो सेकंड रिएक्शन है इसका टोटल प्रेशर दे रखा है कितना 40, जब दोनों अलग अलग है। चलो केपी निकालते हैं पहले तो, है ना, फिर आगे पढ़ेंगे। देखो जरा कि अगर केपी की बात करें ना, तो यहां पर ऐसा है कि फर्स्ट जो रिएक्शन है वो ऐसी है, ए सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू बी गैस प्लस सी गैस, ये रिएक्शन है। अब इन दोनों का स्टोइकियोमेट्री पी टोटल एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये है कितना 20 atm। मुझे ये बताओ कि t इक्वल टू 0 पर मान लो इसका 1 है 0 0, जब इसमें इक्विलिब्रियम आएगा एट इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा मान लो 1 माइनस अल्फा, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये तो सॉलिड है, ये हो जाएगा अल्फा, ये अल्फा। दोनों के मोल अगर इक्वल है तो दोनों का पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, इक्वल होगा, और दोनों का पार्शियल प्रेशर अगर इक्वल है, जितना इसका, तो मुझे बताओ कि जो टोटल प्रेशर दे रखा है 20 atm, वो किसके कारण है, वो इसके प्लस इसके कारण है, और दोनों का इक्वल है। मुझे बताओ 20 को कैसे डिवाइड करूं कि दोनों का पार्शियल प्रेशर इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पर इसका पार्शियल प्रेशर जो होगा ना, जो इसका पार्शियल प्रेशर होगा वो तो होगा कितना पीबी इक्वल टू कितना 10, और ऐसे ही पीसी इक्वल टू कितना 10। दोनों का पार्शियल प्रेशर कितना है, इसका भी 10 है और इसका भी 10 है, तभी तो टोटल प्रेशर कितना आएगा। इक्विलिब्रियम पर जो भी प्रेशर आएगा वो गैसेस की वजह से होगा, ये दोनों गैसेस है, तो टोटल प्रेशर 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। ठीक ऐसे ही जो नीचे वाली रिएक्शन है, X सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू Y गैस प्लस C गैस, ठीक, P टोटल, अगेन वही बात, P टोटल एट इक्विलिब्रियम, ये आपको दे रखा है इस बार कितना 40 atm। तो मुझे बता दो कि t इक्वल टू 0 पर तो ये तो 1 था, ये 0, और जब इक्विलिब्रियम आएगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसका py हो जाएगा कितना 20, और pc हो जाएगा ये भी कितना 20। क्यों? क्योंकि भैया इन दोनों के मोल क्या होंगे, बराबर होंगे, तो दोनों का पार्शियल प्रेशर भी बराबर होगा, और दोनों का पार्शियल प्रेशर ऐड करने के बाद कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। भैया जी दोनों के लिए केपी निकाल लेते हैं। इसके लिए केपी मुझे बता दो, केपी1, तो केपी1 तो आ जाएगा क्या, पीबी इंटू पीसी यानी कितना 100, और इसके लिए केपी2 ये आ जाएगा 20 इंटू 20, ये आ जाएगा कितना 400। ये लो जी केपी1 आ गया, केपी2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने सॉल्व कर दिया। ये तो आसान सा कि अभी जो हो दोनों रिएक्शंस को हमने ऐड नहीं किया है, अभी तो दोनों रिएक्शंस क्या है, अलग अलग कंटेनर में है। अब भाई आप चाहे दोनों रिएक्शन को मिला दो, चाहे इसमें कुछ भी मिला दो, चाहे प्रेशर कम कर दो, चाहे प्रेशर बढ़ा दो, किसी कंसंट्रेशन कम कर दो, किसी कंसंट्रेशन बढ़ा दो, कुछ भी कर दो, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे इनके केपी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे, ये 100 है 100 ही रहेगा, ये 400 है 400 ही रहेगा। क्लियर है बात? अब देखिएगा जरा कि भैया ऐसा है, सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है ना, ये क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको ये बोल रहा है कि भैया टोटल प्रेशर आपको कंटेनर में कैलकुलेट करना है if A and X are mixed in same container in sufficient amount to establish a simultaneous equilibrium। कि अब जो है वो आपने रिएक्शंस को मिक्स कर दिया, A सॉलिड है, ये कन्वर्ट होगा किसमें, B गैस, और ये कन्वर्ट होगा C गैस में। X सॉलिड है, ये कन्वर्ट हो रहा है Y गैस, प्लस ये कन्वर्ट हो रहा है C गैस में। हमें ये पता है इस रिएक्शन का Kp1 ये तो आया था 100 जो कि हमेशा कांस्टेंट रहना है, इसका Kp2 ये आया था कितना 400 जो कि हमेशा कांस्टेंट ही रहना है। अब हमें वैल्यू कैलकुलेट कर दिया भैया टोटल प्रेशर कंटेनर में कितना होगा। मुझे बताओ टोटल प्रेशर कंटेनर में किस किस के कारण होगा, इस B के कारण होगा, C के कारण होगा और
वाई के कारण होगा, क्योंकि ये तीन ही चीजें गैस है, गैसियस स्टेट में है। तो हम एक काम करते हैं, बी, सी और वाई का पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं। जो अभी अपन ने इक्वेशन बनाई थी, जो एक्सप्रेशन बनाया था, सेम वही एक्सप्रेशन आपको बनाना है। देखिएगा जरा कि मैं ये कहता हूं कि t इक्वल टू 0 पर ये 1 है, ये 0 और ये 0। जब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा तो मान लो इसका प्रेशर जो है वो हो गया P1 डैश, ठीक है, या मान लो इसका जो है वो प्रेशर हो गया P1, तो इसका भी प्रेशर कितना होगा, P1 ही होगा, ठीक है। सेम टू सेम t इक्वल टू 0 पर ये 1, ये 0, ये 0। जब यहां इक्विलिब्रियम आएगा तो भैया ये हो जाएगा मान लो P2, तो ये भी कितना हो जाएगा P2। अब मुझे बताओ कंटेनर में C का टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर ऑफ C विल बी P1 प्लस P2, और यहां पर जो है वो कितना हो जाएगा P1 प्लस P2 की कंटेनर में यहां पर जो C होगा भैया यहां पर भी पार्टिसिपेट करेगा ना, दोनों रिएक्शन एक ही कंटेनर में है, C तो कॉमन है ना दोनों में, तो टोटल प्रेशर कंटेनर में C का रहेगा P1 प्लस P2, यहां पर भी P1 प्लस P2। तो मैं क्या लिखूंगा देखो जरा कि Kp1 जो कि है कितना 100, Kp1 की वैल्यू क्या आएगी Pb इंटू Pc, तो Pb तो कितना है P1, और ये हो गया अपने पास P1 प्लस P2, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। और ठीक ऐसे ही Kp2 इक्वल टू कितना है 400, और ये आ जाएगा कितना P2 इंटू P1 प्लस P2, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम डिवाइड करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें यह पता चल जाएगा कि P1 कितना है, P2 कितना है, क्योंकि दो ही चीजें हैं और दो ही अपने पास अननोन इक्वेशन है, तो हम आसानी से यहां पर क्या बता देंगे, P1 और P2 की वैल्यूज बताएंगे। देखिएगा क्या एक काम करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, तो ये आएगा 100 बाय कितना 400, है ना। P1 P2 कैंसिल हुआ, इक्वल टू P1 बाय P2, ये कैंसिल हुआ, तो यहां से मैं ऐसा बोलूंगा P2 इक्वल टू 4P1, ये लो जी, ये एक रिलेशन आ गया P2 और 4P1 का। किसी एक इक्वेशन में हम वैल्यू रख देते हैं, जैसे मान लो इस इक्वेशन में हम वैल्यू रखते हैं, तो है ना ये आया 100 इक्वल टू P1, ये P1 प्लस P2 की जगह रख दिया 4P1, ठीक है, तो ये आ गया 5P1, और ये आ जाएगा 5P1 स्क्वायर, 5P1 स्क्वायर इक्वल टू कितना 100, तो P1 इज इक्वल टू आ गया अंडर द रूट 20, ये लो, दिस इज द वैल्यू ऑफ P1, ठीक है। अब ऐसे ही हम P2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो P2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम जो ये वैल्यू रख देते हैं, कहीं पर भी एक इक्वेशन में रख दो, तो 400 इज इक्वल टू P2, P1 की वैल्यू रूट 20 प्लस ये कितना आया P2, सॉल्व करते हैं, 400 इज इक्वल टू 20 रूट 20 P2 प्लस ये आ गया क्या P2 स्क्वायर, क्लियर है बात। तो देखो यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे तो हमें क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, तो एक काम करते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन से ही हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि जो जल्दी सॉल्व हो जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन है 100 P1 प्लस P1 और ये क्या आया P2, ठीक है, तो यहां पर मैं P1 की वैल्यू रख देता हूं, तो ये आया 100 इज इक्वल टू, या फिर देखो हमारे पास ये डायरेक्टली रिलेशन पड़ा है ना, इसी रिलेशन से कर लेते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं। तो P2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 रूट 20, ये लो जी, P1 की वैल्यू आ गई और P2 की वैल्यू भी आ गई। अब आपको क्वेश्चन पूछा टोटल प्रेशर, तो मुझे बताओ टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर है ना P टोटल, तो P टोटल होगा कितना PB प्लस PC प्लस PY के इक्वल, ठीक है। तो PB तो कितना है, PB है P1 इज रूट 20, दिस इज रूट 20 प्लस PC है P1 प्लस P2, तो P1 है रूट 20 प्लस ये है 4 रूट 20 प्लस PY है P2, तो P2 इज 4 रूट 20, यस, इसको ऐड करो, यही अपना क्या है आंसर है। तो ये है भैया साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। उम्मीद करता हूं ये चीज जो है वो कांसेप्ट आपके समझ में आया होगा। मैं वापस से बार-बार वही बात बोल रहा हूं कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के हर केस में आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, सारी चीजें हम यहां पर सॉल्व नहीं कर सकते, हर क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करवा सकता, है ना। और फिर भी देखो किसी तरीके का कोई आपको डाउट है किसी भी टॉपिक में, तो भैया देखो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको जो है टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर सकते हैं, और आपका कोई भी डाउट हो, ठीक है, वो डाउट जो हो आप उसमें चैनल पे डालें और मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी उसका रिप्लाई करने की, ठीक है। देखिएगा कि एक और हम यहां पर अच्छा क्वेश्चन लेते हैं इस पर, देखो कि द फॉलोइंग टू इक्विलिब्रिया
are established when A2 gas and C gas are mixed। ठीक है, एक तो आपको रिएक्शन दे रखी है भैया A2 3A2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू A6 गैस, और इसका Kp आपको गिवन है 1.6। ठीक है, और ये आपको दे दिया ATM की पावर -2। दूसरी रिएक्शन ऐसी है A2 प्लस C इज कन्वर्टिंग इनटू A2C गैस, और इसका Kp आपको दे दिया कितना X। ठीक है, X और ये दे दिया ATM इनवर्स। ठीक है, फिर आपको ये बोला है इफ इनिशियली A2 and C are mixed in a molar ratio of 2:1, and at equilibrium total pressure and partial pressure of A6, ठीक है, are 1.4 and 0.2 atm respectively, then calculate the value of x। क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, देखो अलग तरीके का क्वेश्चन है, कंसेप्ट वही लगेगा, लेकिन है ना, क्वेश्चन बदल सकता है, लैंग्वेज बदल सकती है, कंसेप्ट वही लगेगा। देखो जरा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व करने का तरीका मेथड वही रहेगा, है ना, मतलब ये है कि कंसेप्ट वही रहेगा, तरीका थोड़ा सा बदल सकता है, मेथड थोड़ा सा चेंज हो सकता है। आप देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन ऐसे बोला है कि हमारे पास दो रिएक्शन है, कि आपने A2 और C को मिलाया, दो रिएक्शन परफॉर्म हुई। एक तो हुई ये कि भाई 3A2 इज कन्वर्टिंग इनटू A6, इसके लिए Kp गिवन है कितना 1.6। क्लियर बात। फिर देखो इस रिएक्शन में, और दूसरी रिएक्शन मान लो ऐसी है A2 गैस प्लस C गैस इज कन्वर्टिंग इनटू A2C। ठीक है, इसका Kp जो है वो है X, और आपको X कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन ने जैसा बोला है वैसा करते जाओ। कि सबसे पहले तो इसमें बोला है कि इनिशियली A2 एंड C आर मिक्स्ड, दिस इज A2 एंड C, ठीक है, आर मिक्स्ड इन ए मोलर रेशियो ऑफ 2:1। इनिशियली जो है वो इनका मोलर रेशियो है 2:1। तो मोलर रेशियो 2:1 है, तो मुझे बताओ पार्शियल प्रेशर का जो रेशियो है ना, वो भी क्या होगा 2:1 ही होगा। कि मैं ये कहता हूं कि मान लो इनिशियली इसका प्रेशर जो है वो 2p, तो इसका प्रेशर कितना होगा p होगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसा ही है कि ये मान लो t = 0 पर ये था 2p, ये 0 हो गया। फिर जब इसमें इक्विलिब्रियम आएगा, एट इक्विलिब्रियम मान लो ये हो गया 2p - x, तो ये कितना होगा x/3, यानी इक्विलिब्रियम पर इसका पार्शियल प्रेशर होगा कितना x/3, और ये कितना हो गया 2p - x हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला है कि इक्विलिब्रियम पर जो A6 है ना, A6 का पार्शियल प्रेशर कितना है 0.2 है। तो यहां पर मैं ये बोलूंगा कि भैया PA6 = है कितना x/3, और ये इक्वल है 0.2 के, तो x की वैल्यू आ गई 0.6। तो x की वैल्यू तो है हमारे पास, कितनी है 0.6 है। चलो ठीक है, अब देखना कि जो A2 है ये दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों में कॉमन है, एक चीज कॉमन होनी चाहिए ना साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के लिए। तो ये दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, t = 0 पर ये 2p, ये p, ये 0। जब यहां इक्विलिब्रियम आएगा, एट इक्विलिब्रियम, भैया जी 2p में से x तो ऊपर टूट चुका है। ठीक है, तो मान लो नीचे वाली रिएक्शन में भी कुछ ब्रेक होगा, मान लो नीचे वाले रिएक्शन में ब्रेक हुआ y, तो मेरे पास A2 की कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर आ गया 2p - x - y।
ठीक है। अब इसका एक काम में आता तो इसका भी एक ही काम में आता, तो इसका y टूटेगा तो इसका भी y टूटेगा, इसका हो जाएगा p माइनस वाई, और इसकी एक्सिस का एक बनता तो इसका हो जाएगा y। सेम टू सेम ऊपर वाली रिएक्शन में भी यहाँ पर जो है ना ओवरऑल आप देखोगे ए का पार्शियल प्रेशर, क्योंकि है तो एक ही कंटेनर में, तो यहाँ ए का पार्शियल प्रेशर इतना है तो यहाँ पर भी ए का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, इतना ही होगा। चलो ठीक है। अब देखना आगे आपको क्या बोल रखा है, x की वैल्यू तो हमारे पास आएगी। अब आपको ये बोल रखा है, ध्यान से देखो कि इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर आर एंड पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर जो है ना जितने भी स्पीसीज है इस कंटेनर में सबका प्रेशर 1.4 है। मुझे बता दो टोटल प्रेशर किसके कारण होगा, ये कि कंटेनर में इक्विलिब्रियम पर A2 होगा, कंटेनर पर C होगा, A2C होगा, और कौन होगा, A6 भी होगा कंटेनर में, है ना। तो मैं बोलूंगा P टोटल ये किस किस के बराबर होगा, ये बराबर होगा भैया PA2 के कारण, PC की वजह से, PA2C प्लस PA6। ठीक है, चलो वैल्यूज रखते हैं। तो P टोटल तो है 1.4, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। PA2 ये आ गया 2P माइनस x की वैल्यू कितनी आई 0.6 माइनस y, ठीक है। फिर प्लस PC, तो PC है कितना P माइनस y, ठीक है। फिर जो वो हमारे पास इधर है A2C कितना है y, ठीक है। फिर हमारे पास A6 कितना है, A6 का तो दे रखा है 0.2, तो प्लस 0.2, जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर दो, y से y कैंसिल हुआ, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है क्या, बिल्कुल भैया और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये आया 1.4 इक्वल टू 2p माइनस, है ना, 2p और ये कितना हो जाएगा 3p हो जाएगा, 3p माइनस y, और माइनस का 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 4, चेक कर लो जरा ऐसा ही है क्या, है ना। ये आ गया भैया अपने पास माइनस का 0.6, माइनस का 0.6, और ये हो गया प्लस का अपने पास कितना, तो एक इक्वेशन बनी अपने पास 3p माइनस y इक्वल टू कितना 1, ये हो गई भैया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एक इक्वेशन तो हमने बना ली 3p माइनस y इक्वल टू 1 की। अब देखो कि जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे यहां से, इसका kp आपको दे रखा है कितना 1.6, ध्यान से देखिएगा कि kp की वैल्यू है 1.6, इसको मैं मिटा रहा हूं, अभी ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो यहां हमारे पास सेकंड इक्वेशन में हम लिखेंगे kp फॉर फर्स्ट रिएक्शन, kp फॉर फर्स्ट रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए kp का एक्सप्रेशन क्या आएगा, kp इक्वल टू p A6 डिवाइड बाय p A2 का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, ठीक है। यहां पर देखो जरा कि kp इक्वल टू p A6, x की वैल्यू तो कितनी है 0.2 है, तो यहां पर मतलब x की वैल्यू 0.6 है, तो ये तो आ जाएगा 0.2, ये आएगा 2p माइनस 0.6 माइनस कितना y। तो मेरे पास एक्सप्रेशन में यहां पर बनेगा 0.2 डिवाइड बाय 2p माइनस 0.6 माइनस y, और इसका कर दिया क्यूब, ये इक्वल है 1.6 के, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूं थोड़ा सा, तो ये हमारे पास आ रहा है 2p माइनस 0.6 माइनस y क्यूब इज इक्वल टू, भैया जी इसको सॉल्व करो, ये आएगा 1/8, और इधर से क्यूब हटाऊंगा तो इसकी पावर 1/3, 1/8 की पावर 1/3 यानी कितना, ये आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5, तो 2p माइनस 0.6 माइनस y इक्वल टू 0. कितना 5। अब जो है वो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको 0.5 को आप इस तरफ ले जाओ, तो ये आएगा 2p माइनस y इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.1। ये हो गई भैया इक्वेशन नंबर सेकंड। एक मिनट, यहां हमने कुछ मिस्टेक कर दी है, 1.4 ये इधर आएगा तो दिस विल बी 1.8, ठीक। तो ये हमारे पास अब देखो दो इक्वेशन आ गई और दो ही अननोन चीजें हैं, y और क्या p, तो हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। आप जो एक काम करो, आप जो है वो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, है ना, फर्स्ट माइनस कर दो सेकंड, तो हमारे पास 3p माइनस y इक्वल टू, ये आया 1.8, और ये है 2p माइनस y इक्वल टू 1.1, माइनस कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आया p, ये कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू, ये आ गया 0.7, तो p की वैल्यू तो आ गई 0.7, यानी इनिशियली जो है ना c का प्रेशर था 0.7, तो इसका आ जाएगा प्रेशर कितना 1.4। चलो ठीक है, y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो किसी भी एक इक्वेशन में जैसे इसमें जो मैं अगर रख दूं 0.7, तो ये कितना आएगा 1.4, और इसको इधर लेके आओ तो y इक्वल टू आ जाएगा कितना 0.3। ये लो p की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई।
अब हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन का केपी निकालना है ना, तो इसका केपी मैं निकालूंगा तो भैया ये तो हमारे पास आ गया कितना 0.3 है। ये जो है वो अपने पास आ जाएगा कितना 0.3 में से 0.4 दिस विल बी 0.4, ठीक है। और यहां पर इसको रखो तो ये आ जाएगा 1.4 माइनस 1. ये पॉइंट कितना है 0.6 और 0.9, तो दिस विल बी 0.5 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। देख लो जरा, इतना ही आएगा ना, कोई मिस्टेक नहीं हो, छोटी मोटी कैलकुलेशन हो तो इग्नोर कर देना। देखो जरा आप ठीक कर लेना, मतलब उसको Kp इज इक्वल टू आएगा अपने पास 0.3 डिवाइड बाय 0.4 और ये आ गया अपने पास 0.5 और 0.5 बोले तो कितना 1.2। तो ये हमारे पास Kp की वैल्यू आ रही है कितनी, ये आ गई 6/4 3/2 यानी कि 1.5 और दिस इज द वैल्यू ऑफ Kp, ठीक है। यही अपना आंसर है। तो भैया ये है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होगी। क्वेश्चन जो है ना, हर एक क्वेश्चन में मेथड अलग होगा, कंसेप्ट सेम होगा, ये चीज ध्यान में रखना। हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्व नहीं करवा सकता। आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप वो टेलीग्राम पर मेरे को भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसकी जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर देगी। तो ये है भैया साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। एक दो छोटे से टॉपिक और हैं, वो भी हम देख लेते हैं, देखिएगा जरा। को मिटा रहा हूं, तो अपना अगला जो टॉपिक है ना वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाँ तो भैया देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है ना अपने पास ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। बहुत ही सही टॉपिक है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसको हम RH से इंडिकेट करते हैं। कई बार जो है वो क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, एक दो जो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर वो भी लास्ट में देखेंगे हम। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो भैया ये टॉपिक वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। मैंने आपको वेपर प्रेशर बताया था पिछली क्लास में, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ वेपर प्रेशर के बारे में। तो वेपर प्रेशर जो है वो होता क्या है, मैंने आपको कहा था कि जैसे मान लो कोई भी हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, कि ये हमारे पास जैसे मान लो इस कंटेनर में पानी है, पानी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, H2 लिक्विड। और भैया पानी जो है ना वेपर में कन्वर्ट तो होगा, क्योंकि ज्यादातर लिक्विड जो है ना वो कैसे होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। कुछ एक लिक्विड नॉन वोलेटाइल होते हैं, ये मैंने गैसियस स्टेट में भी आपको बताया था, जैसे मरकरी। मरकरी नॉन वोलेटाइल होता है, क्यों होता है ना, और इसीलिए मरकरी को जो है ना वो हम बैरोमीटर में काम में लेते हैं, नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। तो ये जैसे H2 है, ये लिक्विड है, वेपराइज होगा तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास H2O की वेपर भी बनेगी, H2O वेपर, ठीक। अब लगातार वेपराइजेशन और कंडेंसेशन लगातार क्या होता रहता है, चलता रहता है, कि वेपराइजेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, वेपराइजेशन कंडेंसेशन चलता रहा, ठीक। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश जब होगा तो भैया ये जो वेपर है ना ये अपने लिक्विड की सरफेस पर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, कि ये लिक्विड, ये वेपर लिक्विड की सरफेस पर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, जितना प्रेशर लगाएगी, ठीक है, वो ही क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। क्लियर है बात। अब वो देखना कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो यहां पर हम लिखते हैं कि भैया द पार्शियल प्रेशर, हाँ इस पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर हमने पहले एक क्वेश्चन भी किया है, ठीक है ना, और वो क्वेश्चन हमने किया है केपीकेसी की कैलकुलेशन में, ठीक है। तो वही टॉपिक हम दोबारा देख रहे हैं, देखिएगा जरा, कि मैं ये बोलूंगा द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O with respect to vapor pressure of H2O at same temperature is called relative humidity, ठीक है। कि भैया किसी टेम्परेचर पर, दोनों का टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, कि वेपर प्रेशर जो है वो भी उसी टेम्परेचर पर होना चाहिए जिस टेम्परेचर पर आप पार्शियल प्रेशर ले रहे हो। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है, तो होती यह है कि भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O विद रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ H2O। यानी अगर आपको इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको कुछ यूं लिखूंगा जी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू, नीचे तो हमारे पास क्या आएगा, नीचे हमारे पास आएगा पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, ऑफ या वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, तो नीचे तो आएगा वेपर प्रेशर ऑफ H2O। मान लो वेपर प्रेशर H2 का है T टेम्परेचर पर, ठीक है, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2
है ना, ये भी होना चाहिए टी टेम्परेचर पर, और इनटू कर दो 100 तो आपको परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब इधर देखना कि जैसे मान लो कि हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि H2O है और ये H2O वेपर है। ठीक है, कि H2O वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और इक्विलिब्रियम भी आ सकता है कि वेपर धीरे धीरे बढ़ेगी, बढ़ के जो वापस से कंडेंसेट होगी, और जब रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाएगी तो उस पॉइंट पर क्या हो चुका होगा, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पर जितना प्रेशर होगा वो तो है वेपर प्रेशर। क्लियर है बात। अब इक्विलिब्रियम से पहले, है ना, बिफोर इक्विलिब्रियम जो भी यहां पर इसका प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम आने से पहले, वो है भैया क्या, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम आने से पहले जो प्रेशर होगा वो तो पार्शियल प्रेशर होगा, और इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मान लो हम इक्विलिब्रियम की बात करें कि एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पर वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कि भाई मान लो, मैं ये कहता हूं कि मान लो H2O का जो वेपर प्रेशर है ना, मान लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2O का वेपर प्रेशर 0.03 atm होता है ना, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस पर वेपर प्रेशर होता है 0.03 atm। ठीक, अब इतना होता है मतलब होता है। अब मान लो कहीं पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहां पर H2O वेपर बनी, और इस केस में जो है यहां पर अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया है, इक्विलिब्रियम से पहले यहां पर प्रेशर हमारे पास है 0.01 atm। ठीक है, इक्विलिब्रियम से पहले, जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा तब तक तो वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, पॉइंट, तब तक तो पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम से पहले प्रेशर ये है, अगर आपको इस कंडीशन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालनी है तो दिस इज पार्शियल प्रेशर एंड दिस इज वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आप जो यहां पर रखो, आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर जो है वो मैं ये कहता हूं कि मान लो इक्विलिब्रियम आ गया, तो इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O और वेपर प्रेशर ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भैया जी एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ऑफ H2O becomes equal to the vapor pressure of H2O। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम पर होगा ये कि जो H2O का पार्शियल प्रेशर है ना, ये वेपर प्रेशर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जब दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि भैया यहां पर इन दिस केस रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी, 100%। ठीक है, तो भैया देखो ये दोनों इक्वल हो गए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, 100% ह्यूमिडिटी होगी। और इस केस में जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है तो इस केस में हम बोलेंगे कि जो भी एयर होगी या जो हवा होगी उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड एयर या सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर, है ना। इन दिस केस गैस और एयर इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड गैस या एयर। ठीक है, सैचुरेटेड गैस या एयर विथ वाटर वेपर। ठीक है, कि भाई सैचुरेटेड होने का मतलब यह है कि अगर वाटर का वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर इक्वल हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई कितनी, 100%, तो एयर में जो है वो आप देखोगे वेपर ही वेपर आ जाएगा एक तरीके से, केवल और केवल क्या होगा, वेपर होगा। यानी कंप्लीटली पूरी एयर जो है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो चुकी है, या पूरी एयर जो है वाटर वेपर के साथ मिल चुकी है। ठीक है, और पूरी एयर 100% सैचुरेट हो गई है। दिस इज जो है वो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, एक चीज और, एक टर्म और ध्यान में रखना है, यहां पर आपको ध्यान में रखना, वेपर प्रेशर of water is also known as aqueous tension। ठीक है, कि जो वाटर का वेपर प्रेशर है ना, कई जगह वेपर प्रेशर वर्ड काम में नहीं लेता है, कई जगह एक्वस टेंशन वर्ड लिखा हुआ आता है। तो भैया वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को हम एक्वस टेंशन भी बोलते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। एक्वस टेंशन लिखा हुआ है या वेपर प्रेशर लिखा हुआ है, एक ही बात है। अब भैया देखो, जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी वर्ड हम कहां काम में लेते हैं, जनरली हम बोलते हैं ना कि यार आज ह्यूमिडिटी ज्यादा है, एनवायरनमेंट में आज ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जैसे बारिश वगैरह होती है, जैसे उमस होती है, उमस हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि यार ह्यूमिडिटी ज्यादा है। तो वो ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी यही है कि एक चीज मैं बता दूं आपको कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होती है एनवायरनमेंट सराउंडिंग में, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है ना भैया, वहां पर जो है वो आपको उमस उतनी ही ज्यादा लगेगी, मतलब गर्मी उतनी ज्यादा लगेगी।
भले टेम्परेचर कम हो। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, जैसे हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में मान लो अपने सीकर, चूरू, झुंझुनू, शेखावाटी का जो एरिया है, यहाँ पर टेम्परेचर जो गर्मियों में बहुत ज्यादा चला जाता है, 45, 46, 48 तक चला जाता है। चूरू वगैरह में इससे भी ज्यादा टेम्परेचर जाता है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हम यहाँ पर 48 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी जो है ना, वो बहुत ही आसानी से जो इसको क्या कर देते हैं भैया, इसको सर्वाइव कर जाते हैं 48 में। लेकिन अब आप जो है ना इधर जाओ, मुंबई, गोवा, ठीक है, या अंडमान निकोबार साइड, इस तरफ जाओ, तो इस तरफ क्या होता है, टेम्परेचर गर्मियों में इतना नहीं जाता, 48 डिग्री नहीं जाता है, टेम्परेचर जाता है 35 से 40 डिग्री के आसपास, टेम्परेचर इतना होता है। लेकिन भैया उस तरफ के लोग जो है ना, इस टेम्परेचर पर भी त्राई त्राई करने लगते हैं कि ये इतना टेम्परेचर, हम तो यार 48 में बैठे हैं और तुम्हारे जो 35 पर गुर्दे लाल हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों होता है कि वहां पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको ज्यादा गर्मी लग रही है, जबकि 48 पर जो वो हम आसानी से सरवाइव कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि भैया वो जो है ना, वो आसपास समुद्र है, समुद्र होने से वहां पर वेपराइजेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो वहां की जो एयर है ना, वो वाटर वेपर से क्या हो चुकी है, सेचुरेट हो चुकी है, यानी वहां रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो क्या होगा ना कि अब अपने स्किन से या अपनी त्वचा से जो पसीना निकलता है ना, क्या होता है ना कि त्वचा से पसीना निकलता है, और पसीना जो है वो एयर के साथ क्या हो जाता है, एक तरीके से वेपराइज हो जाता है, और एयर के साथ वेपराइज होता है तो हमें पता है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है एनसीवी डेल्टा टी, कि भाई ये चीज जो है ना हम एक तरीके से थर्मो में पढ़ेंगे, ये आया कहां से, तो डेल्टा ई इक्वल टू होता है एनसीवी डेल्टा टी। और जो वेपराइजेशन होता है ना, इसमें कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस अपनी इंटरनल एनर्जी काम में लेता है, इंटरनल एनर्जी कम होगी, डेल्टा टी कम होगा, आपको कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। यानी जब पसीने का वेपराइजेशन होता है, स्वेट का वेपराइजेशन होता है, तो अपन को जो कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, जितना ज्यादा वेपराइजेशन होगा अपनी बॉडी उतनी ही ज्यादा ठंडी होगी। लेकिन भैया वहां पर गोवा या मुंबई में 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरी एयर सेचुरेटेड है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो वहां पर रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि जो एयर है ना वो और ज्यादा वेपर को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो वहां रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अपनी बॉडी से पसीना जो है वो उड़ नहीं पाता है। जबकि भैया राजस्थान में 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यहां कोई ह्यूमिडिटी है नहीं, ह्यूमिडिटी नहीं है तो तुरंत जो है वो क्या हो जाएगा, पसीना वेपराइज हो जाएगा, और हम आसानी से जो है, क्योंकि पसीना वेपराइज होगा तो कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, हम आसानी से सस्टेन कर लेंगे, और भैया वो 35 डिग्री पर ही चिल्लाने लगेगी कि भाई बहुत गर्मी है ना। तो ये सिस्टम होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी ना, अपन को कम टेम्परेचर पर भी एक तरीके से जो दिक्कत होगी, आपको कम टेम्परेचर पर भी जो है वो इतनी ज्यादा गर्मी लगेगी। ये है ह्यूमिडिटी। मेरे ख्याल से ह्यूमिडिटी वर्ड या ह्यूमिडिटी आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो ह्यूमिडिटी से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल टर्म्स थे ये हमने देखे, एक दो चीजें और है ना, कि एक वर्ड आता है कहीं पर, ये लिखा होता है डिलिक्विसेंट सब्सटेंस, ठीक है, या इनको हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस भी बोलते हैं, डिलिक्विसेंट सब्सटेंस, या फिर आप बोल दो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। ठीक है, भैया देखो क्या होते हैं कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको अगर आप एटमॉस्फेरिक एयर में छोड़ दो या उसको खुला छोड़ दिया, मान लो आपने एटमॉस्फेयर में, तो जैसे ही आप उनको एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ोगे ना, तो बेसिकली वो क्या करते हैं भैया, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और गीले हो जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डिलिक्विसेंट सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे बारिश के टाइम पर आपने NaCl को देखा होगा, जो नमक टेबल सॉल्ट होता है अपने घरों में, जो नमक होता है ना, तो बारिश के टाइम पर क्या हो जाता है, गीला हो जाता है, तो आसपास के मॉइस्चर को उसने क्या कर दिया, कैच कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो डिलिक्विसेंट है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं, सम सब्सटेंस एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक moisture when they are exposed into the atmosphere, ठीक है, and becomes wet, ठीक है, क्या हो गए, गीले हो गए। These substance are known as
डीलिक्विसेंट सब्सटेंस। तो इनको हम क्या बोलते हैं भैया जी? इनको बेसिकली हम डीलिक्विसेंट सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास NaOH है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास MgCl2 है, और भी बहुत सारे हैं, है ना। जो अभी मैंने आपको रॉक सॉल्ट का एग्जांपल दिया, टेबल सॉल्ट का एग्जांपल दिया, नॉर्मल नमक का एग्जांपल दिया। नमक जो है ना MgCl2 की इंप्योरिटी की वजह से डीलिक्विसेंट होता है। NaCl खुद जो है ना डीलिक्विसेंट नहीं होता है, उसमें क्या होता है MgCl2 की इंप्योरिटीज होती है, और उसकी वजह से जो है वो सॉल्ट क्या होता है डीलिक्विसेंट होता है। ये डीलिक्विसेंट, ठीक है। तो देखो इसको तो मिटा रहा हूं मैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो है ना वो अपने पास है भैया जी इफ्लोरोसेंट सब्सटेंस। देखना क्या होते हैं। डीलिक्विसेंट का उल्टा है एक तरीके से इफ्लोरोसेंट सब्सटेंस, ठीक है। कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डीलिक्विसेंट सब्सटेंस तो क्या होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, जो वाटर वेपर या फिर जो एक तरीके से वेपर को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, वो डीलिक्विसेंट। अब जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में या एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर रिलीज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं इफ्लोरोसेंट। उल्टा है उसका, कि मैं बोलूंगा कि सब्सटेंस which release moisture when they are exposed in atmospheric या in atmosphere, exposed in atmosphere, ठीक है। ऐसा है कि आपने इनको एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया तो एक तरीके से मॉइस्चर को क्या करेंगे रिलीज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है भैया फिटकरी K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O पोटास एलम, ठीक है। जैसे हो गया Na2SO4 डॉट 10H2, इसको ग्लोबल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या इनके पास खुद के पास भी वाटर होना चाहिए ना, तभी तो मॉइस्चर रिलीज करेंगे, और ये जो वाटर होता है साथ में इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन वाटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं इफ्लोरोसेंट सब्सटेंस होते हैं। अब ये तो हो गए डीलिक्विसेंट, इफ्लोरोसेंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सारी चीजें हमने देख ली। अब एक इस पर क्वेश्चन बनता है, देखिएगा जरा। क्वेश्चन ऐसा है, तो ये देखो इसी कंसेप्ट पर एक हम क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कई जगह देखने को मिलेगा, हो सकता है आपने जो है वो आपके किसी न किसी माइनर में भी आया होगा, या कोई बुक अगर आप सॉल्व कर रहे हैं आपके सीट में भी होगा, शायद बुक में या सीट में, ठीक है। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि व्हेन ग्लोबल सॉल्ट इज exposed in air, the following equilibrium is established, ठीक है। ग्लोबल सॉल्ट क्या होता है, तो अभी मैंने जो कहा था ना आपको Na2SO4 डॉट 10H2, इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल सॉल्ट, सॉलिड है, और ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ Na2SO4 सॉलिड और साथ में 10H2O, दिस इज गैस, ठीक है। और आपको गिवन ये है इस रिएक्शन का Kp दे रखा है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1.024 into 10⁻⁻27, और ये दे रखा भैया ATM की पावर 10, ठीक है। क्योंकि इसका डेल्टा mg ये यूनिट लिखना मैंने आपको पहले बता दी है, ठीक है। फिर आपको आगे ये बोल रखा है, जैसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि एट व्हाट परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, ग्लोबल सॉल्ट will acts as, ठीक है। और यहां पर आपको पूछ लिया इफ्लोरोसेंट सब्सटेंस, ठीक है। पहला तो ये पूछ लिया, दूसरा आपको ये पूछ लिया कि एट व्हाट परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ग्लोबल सॉल्ट will acts as deliquescent substance, ठीक है।
कि भैया किस रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर तो ये इफ्लोरोसेंट की तरह काम करेगा और किस रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर ये डिलिक्विसेंट की तरह काम करेगा। गिवन आपको ये है, गिवन, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 4.56 टॉर, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो कुछ डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है और अब आपको क्या करना भैया, एक तरीके से ये बताना है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंटेज क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, देखो ये रिएक्शन लिखो ध्यान से, हम एक काम करते हैं, इक्विलिब्रियम पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करते हैं। आपको केपी की वैल्यू दे रखी है और केपी इक्विलिब्रियम पर ही डिफाइन होता है, तो मैं ये लिखूंगा कि Na2SO4 dot 10H2O, this is solid, is converting into Na2SO4 solid plus 10H2O और ये क्या आ गया, गैस आ गया। तो Kp इसके लिए जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैं कैसे लिखूंगा, PH2O की पावर कितनी, 10, के पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O पावर कितनी, 10, क्योंकि यहां पर केवल H2O ही गैसियस स्टेट में है तो इसलिए Kp की वैल्यू हम ऐसे ही लिखेंगे। और ये वैल्यू दे रखी है 1.024 into 10⁻27। तो काम करते हैं, यहां से PH2O हम सॉल्व करते हैं, तो PH2O इसको मैं यूं लिख सकता हूं, देखो 1.024 है ना, इसको 1024 into 10⁻30 कर दो तो ये आ जाएगा 1024 into 10⁻30 और इसकी पावर होगी कितनी, 1/10, और 1024 की पावर 1/10 होता है कितना, 2, क्योंकि 2 की घात 10, 2 to the power 10 is 1024। तो ये हमारे पास PH2O की वैल्यू आएगी 2 into 10⁻³ ATM, ATM में आएगा भैया। अब देखो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ H2O। तो मेरे पास इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर ये है और दूसरा जो है वो मेरे पास यहां पर जो है वो वेपर प्रेशर दे रखा है टॉर में। तो एक काम करते हैं, इसको टॉर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो PH2O is equal to 2 into 10⁻³ into 760, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.52 टॉर, ये लो, ठीक है। एक काम करता हूं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल लेता हूं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 1.52 पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इनटू 100 एंड दिस विल बी 33.33%। यानी इस रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम आएगा, इस रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम आएगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, 33.33% होगी, ठीक। यानी 33.33% है तो ये वेपर प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर कौन सा है, इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, 33.33% है। अब मुझे बताओ कि अगर मान लो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, तो फॉरवर्ड जाती है तो Na2SO4 क्या कर रहा है, वाटर रिलीज कर रहा है ना, तब तो ये इफ्लोरोसेंट है, कि अगर रिएक्शन आगे गई तब तो इफ्लोरोसेंट हो गया, और रिएक्शन अगर पीछे आई तब ये वाटर वेपर क्या कर रहा है, कैच कर रहा है, जो Na2SO4 है ये क्या कर रहा है, कैच कर रहा है ना। तो इसको मैं ऐसा कर देता हूं, एट व्हाट परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी Na2SO4, ठीक है, जो भी सॉल्ट दे रखा है Na2SO4 सॉल्ट विल एक्ट एज डिलिक्विसेंट। तो भैया देखो कि हमारे पास यहां रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ रही है कितनी, 33.33%। अब हमें यह बताना है कि भैया किस ह्यूमिडिटी पर तो ये इफ्लोरोसेंट होगा और किस ह्यूमिडिटी पर Na2SO4 जो है ना अपना, या जो Na2SO4 मैंने यहां पर ग्लोबल सॉल्ट लिख दिया, ये वास्तव में जो Na2SO4 होना चाहिए, है ना, कि Na2SO4, ठीक है, क्योंकि भैया देखो कि अगर रिएक्शन आगे जाएगी ना तब तो ये क्या करेगा, H2O रिलीज करेगा, तब तो ये इफ्लोरोसेंट है, और अगर ये Na2SO4 वाटर मॉलिक्यूल कैप्चर करेगा तो ये पीछे आएगी, तो इफ्लोरोसेंट तो होगा कौन, ये, और डिलिक्विसेंट होगा कौन, Na2SO4। तो अब हमें ये चेक करना है कि यार रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए ताकि Na2SO4.10H2O इफ्लोरोसेंट या फिर Na2SO4 डिलिक्विसेंट की तरह काम करे। तो मैंने आपको जो एक दिन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था, QC और QP के बारे में, रिएक्शन क्वोशेंट के बारे में देखा जरा, कि हम ये बोलते हैं कि मान लो कि अगर Kp की वैल्यू Qp से ज्यादा है, ठीक है, Kp इज लेस देन, Kp इज ग्रेटर देन Qp, मान लो इस रिएक्शन का Qp कम है, Kp ज्यादा है, तो मुझे बताओ रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। तो रिएक्शन जो है ना इस केस में किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, और रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जा रही है तो मैं ये बोलूंगा Na2SO4.10H2O will act as इफ्लोरोसेंट, ठीक है। इस केस में ये किसकी तरह काम करेगा, ये इफ्लोरोसेंट की तरह काम करेगा, ठीक। अब देखो कि Kp की वैल्यू अगर ज्यादा है, मुझे बताओ यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O
ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजना है, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजने के लिए मुझे बताओ H2 का पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तभी तो ली चाटलियर कहता है कि अगर H2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ये कम होगा तो ही तो इधर जाएगी ना। तो अगर H2 का पार्शियल प्रेशर कम है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो भैया इस केस में हम ये बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी लेस देन 33.33%। कि यार आसपास में ह्यूमिडिटी, आसपास की एयर में ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आसपास की एयर में मॉइस्चर कम होना चाहिए, तब जो है ये क्या करेगा, खुद मॉइस्चर रिलीज करेगा और रिएक्शन किधर जाएगी, आगे जाएगी। आपको ये बताना था कि इस केस में कि अगर आप चाहते हो हमारा Na2SO4.10H2O ई फ्लोरोसेंट की तरह काम करे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी लेस देन 33.33%। दूसरा जो है सेकंड, कि भाई अगर मान लो Kp की वैल्यू Qp से कम हो जाए, Qp इज ग्रेटर देन Kp, ये आ जाए, तो मुझे बताओ रिएक्शन किधर जाएगी, पीछे आएगी, बैकवर्ड जाएगी। और बैकवर्ड जाएगी तो अब मैं बोलूंगा कि इस कंडीशन में Na2SO4 will acts as deliquescent। ठीक है, तो इस केस में ये डीलिक्विसेंट की तरह काम करेगा। और मुझे बताओ कि डीलिक्विसेंट बनाने के लिए या रिएक्शन को बैकवर्ड लाने के लिए इधर प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। H2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तब जाके जो है ये पीछे आएगा, यानी आसपास सराउंडिंग में H2O का वेपर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, RH शुड बी ग्रेटर देन 33.33%। तो इस केस में हम ये बोलेंगे ये किसकी तरह काम करेगा, डीलिक्विसेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपके मॉड्यूल में होगा या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं भी है तो भैया ये था हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। सारी चीजें हमने एक एक चीज कवर करी है। फिर भी देखो किसी तरीके का कोई भी डाउट आपका रह जाए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप अपना डाउट उस पर फॉरवर्ड करें, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, और बाकी जो है वो आप पढ़े, खूब बढ़े। ठीक है, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। ठीक है, और बाकी हम मिलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।